जय हिंद दोस्तों। मैं अभिषेक अवस्थी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, सबसे पहले तो आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा एक बार। आप सभी लोग जो है वो वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, ठीक है। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आप लोग खुद ही देख रहे हो, इतना अच्छी तरीके से कंटेंट लेकर आ रहे हैं, इतने बढ़िया बढ़िया प्रश्न आप लोगों के लिए ढूंढ कर लाते हैं। उसके बाद भी अगर आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तो फिर इससे हम लोगों का मनोबल भी थोड़ा सा डाउन होता है कि फालतू में इतनी मेहनत कर रहे हैं। तो भैया थोड़ा सा आप लोग शेयर करते रहिएगा वीडियो को, ठीक है। चलिए, अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो आप सभी लोग रेडी लिखिएगा, फिर हम लोग जो है क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती हैं किताबों के साथ। और जिसने किताबों से मोहब्बत कर ली ना, तो उसको सीमा हैदर से मोहब्बत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये भी याद रखो, ठीक है। तो सीमा हैदर के चक्कर में नहीं फंसना है ना, तो बढ़िया से किताबों के साथ मोहब्बत कर लो, वरना पबजी खेलते रह जाओगे, ठीक है। चलिए, बढ़ते हैं हम लोग अपने पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है। मतलब ये महाजनपद दे रखे हैं और उनकी राजधानियाँ दे रखी हैं, ठीक है। तो महाजनपद की कौन सा ऐसा महाजनपद है जिसकी राजधानी सुमेलित नहीं है। कौशल महाजनपद, श्रावस्ती, अंग महाजनपद जिसकी राजधानी चंपा थी, मल्ल महाजनपद, विदेह जिसकी राजधानी थी, चेदी महाजनपद जिसकी राजधानी सुक्तिमती थी। बताइएगा, तो कितने महाजनपद थे। 16 महाजनपद थे। कितने थे महाजनपद टोटल, कितने थे 16, जिनमें से उत्तर प्रदेश में कितने थे 8 महाजनपद उत्तर प्रदेश में थे, ठीक है। महाजनपद जो है उनकी जानकारी हमको कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध ग्रंथ अगुत्तर निकाय से। किससे, अगुत्तर निकाय। एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। किसकी जानकारी मिलती है हमको, महाजनपदों की जानकारी मिलती है। कौशल महाजनपद की राजधानी जो है वो श्रावस्ती है, बिल्कुल सही है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा है, ये भी सही है। जो मल्ल महाजनपद है इसकी राजधानी जो है वो विदेह नहीं है, तो इसकी राजधानी क्या होनी चाहिए, तो ये वाला आप लोगों का गलत हो जाएगा। तो सही आंसर तो ये हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इसकी राजधानी क्या थी, मल्ल की राजधानी क्या थी, तो मल्लों की राजधानी थी कुशीनगर, जहाँ पर गौतम बुद्ध जी की क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी, ठीक है। और जो विदेह था वो किसकी राजधानी थी, विदेह एवं मिथिला जो थी वो बज्जी संघ की राजधानी थी। किसकी, बज्जी संघ की राजधानी थी। जो चैदी थी उनकी राजधानी क्या थी, तो सुक्तिमती थी, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। पहले प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा, सी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, कश्मीर के शासक जैन उल आबिदीन का वास्तविक नाम क्या था। अली शाह, हसन शाह, हैदर शाह या शाही खां। बताइएगा, जो कश्मीर का शासक था जैनुल आबिदीन, ठीक है, इसका वास्तविक नाम क्या था। इसने कश्मीर में कब से कब तक शासन किया, तो 1420 से 1470 तक इसने कहाँ पर शासन किया, कश्मीर में शासन किया। इसको जो है जनता के द्वारा क्या कहा जाता था, बुढ़ शाह। क्या कहा जाता था, बुढ़ शाह की उपाधि इसको जनता के द्वारा दी गई थी। इसके साथ में ही इसको और क्या कहा जाता था, इसकी बड़ी नीतियाँ जो थी ना वो बड़ी उदार थी, तो उदार नीतियों की वजह से इसको कश्मीर का अकबर, ठीक है, कश्मीर का अकबर कहा जाता था उदार नीतियों के कारण। और इसने एक मूल्य नियंत्रण प्रणाली लागू की थी अपने कश्मीर में, तो इसीलिए इसको कश्मीर का अलाउद्दीन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, कश्मीर का अलाउद्दीन भी इसको कहा जाता था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसी ने जो राजतरंगिणी पुस्तक थी और महाभारत थी, ठीक है, इसका इसने फारसी में अनुवाद करवाया था। और कश्मीर में जो बूलर झील है ना, वहाँ पर इसने जैना लंका नामक एक द्वीप का निर्माण करवाया था और शिकायतनामा ग्रंथ की रचना की थी। किसकी, शिकायतनामा ग्रंथ की रचना किसने, यही जैनुल आबिदीन ने की थी, ठीक है। तो इसका वास्तविक नाम बेटा क्या था, शाही खां था। सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिएगा, जितनी मैं डिटेल बता रहा हूँ ना, इन्हीं डिटेल में से आप लोगों के लिए प्रश्न फंस जाएगा, तो
भरोसा करके चलिएगा। तो डिटेल वगैरह जो है इसको पढ़ते रहिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़े। तीसरा प्रश्न है हमारा कि इनमें से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में नहीं है, बताइएगा। पाल घाट दर्रा, भोर घाट दर्रा, थाल घाट दर्रा या खैबर दर्रा, बताइएगा। तो देखिएगा, पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, पहले तो आप लोग ये बताइएगा, पश्चिमी घाट कहाँ से कहाँ तक फैला है। तो बेटा पश्चिमी घाट जो है इसका विस्तार गुजरात से कहाँ तक है, केरल तक। गुजरात से जो केरल है इसको क्या कहा जाता है, पश्चिमी घाट कहा जाता है। तो याद रखिएगा, पाल घाट जो दर्रा है वो कहाँ पर है, तो पाल घाट दर्रा केरल में है। भोर घाट दर्रा कहाँ पर है, तो भोर घाट जो है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है। थाल घाट दर्रा भी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। लेकिन जो खैबर दर्रा है वो पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है। ये कहाँ पर स्थित है, तो ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पर है, पाकिस्तान में स्थित है। तो सही आंसर आप लोगों का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और खैबर दर्रा जो है वो पाकिस्तान के पख्तूनवा प्रांत जो है वहाँ पर स्थित है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर चंबल नदी के तट पर स्थित है, कोटा, जबलपुर, हैदराबाद या नासिक। तो बताइएगा कि कौन सा ऐसा शहर है जो चंबल नदी के तट पर स्थित है। चौथे प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो देखिएगा, कोटा शहर किस नदी के तट पर स्थित है, तो सही आंसर तो ए ऑप्शन ही मिल गया, चंबल नदी के पर स्थित है। जो जबलपुर शहर है ये कहाँ पर है, तो नर्मदा नदी के तट पर है, ठीक है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पर है, ठीक है। और नासिक गोदावरी नदी के तट पर है, ठीक है। गोदावरी नदी के तट पर है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। ऐसे उत्तर प्रदेश में पूछ लिया जाए, लखनऊ किस नदी के तट पर है, बताइएगा। लखनऊ किस नदी के तट पर है, लखनऊ का बताओ। तो लखनऊ किस नदी के तट पर हो जाएगा, गोमती नदी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। पांचवा प्रश्न है हमारा कि काली कपास मिट्टी निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है, बताइएगा। जो काली कपास मिट्टी है, तो देखो इसको एक तो पहली बात तो हम लोग कपासी मृदा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कपासी मृदा भी कहते हैं, क्योंकि इसमें कपास का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और इसका विस्तार कहाँ तक है, इसका विस्तार जो है वो गुजरात में है सर्वाधिक, ठीक है। महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, आंध्र प्रदेश में है और कर्नाटक में है। सर्वाधिक विस्तार है, बाकी पाई तो कई जगह पाई जाती है, ठीक है। कर्नाटक में भी इसका विस्तार है। और इसको हम लोग जो है वो रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, काली मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग कपासी मृदा भी कहते हैं। और कहाँ कहाँ पाई जाती है, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों में पाई जाती है, ठीक है। तो पांचवें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए छठा प्रश्न है हमारा कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत कराकाटुआओ निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, इटली, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या जापान, बताइएगा। चाहे कराकाटाओ लिखा हो चाहे क्राकाताओ लिखा हो, देख लीजिएगा, क्राकाटोआ, ठीक है। अगर ये भी लिखा है तब भी बात एक ही है। और ये कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। जो क्राकाटोआ ज्वालामुखी पर्वत है ये कहाँ पर स्थित है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा बेटा, इंडोनेशिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्राकातोआ कहाँ पर है, तो इंडोनेशिया के अंदर स्थित है, ठीक है। इटली में कौन सा है, तो माउंट एटना है। कौन सा है, माउंट एटना है। सिसिली भी है यहीं पर। संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सा है, सो सेंट हेलेंस है। कौन सा है, सेंट हेलेंस है। और जापान में कौन सा है, तो जापान में फ्यूजियामा है, ठीक है, फ्यूजियामा, ठीक है। ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर हैं ये सारे,
तो ये जापान में है। कौन सा? फ्यूजियामा। सेंट हेलेंस कहाँ पर है? अमेरिका। इंडोनेशिया में क्राकाटोआ है, ठीक है। और माउंट एटना कहाँ पर है? इटली में है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या बनाई गई है? जल्दी से बताइएगा। तो इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या बनाई गई है? जल्दी से सही आंसर बताइएगा, क्या हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी राज्य के राज्यपाल संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? बताइएगा। इंडोनेशिया की राजधानी जो है बेटा वर्तमान में नुसंतारा है। कौन सी है? नुसंतारा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो बताइएगा कि राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी कर किस अनुच्छेद के तहत जारी किया जाता है? 7वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 263। बताइएगा। तो देखिएगा, अनुच्छेद 123 के द्वारा क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश। क्या होता है? राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है, ठीक है। और 213 के द्वारा राज्यपाल के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। जो उच्च न्यायालय होते हैं, हाई कोर्ट, ठीक है, अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय क्या करते हैं? बताइएगा। रिट जारी करते हैं, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना, ठीक है। तो बाकी इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा कि अनुच्छेद 213 के तहत राज्य विधानमंडल के अवकाश के दौरान राज्यपाल जो है वो अध्यादेश को जारी करता है। तो 7वें प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 8वां प्रश्न है हमारा कि भारतीय अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, समाजवादी अर्थव्यवस्था है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, या गांधीवादी समाजवादी अर्थव्यवस्था है? बताइएगा। जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वो कैसी अर्थव्यवस्था है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो कैसी है? जल्दी से बताइएगा। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होती है? जिसमें निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों का अर्थव्यवस्था में योगदान हो, दोनों का अर्थव्यवस्था में योगदान हो। समाजवादी अर्थव्यवस्था कहाँ पर है? तो याद रखिएगा आप लोग, रूस में है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अमेरिका में है, ठीक है। चलिए, सही आंसर क्या हो गया? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न है हमारा कि श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि, ये कॉमा है यहाँ पर, ठीक है। श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि वे पूर्ण प्रकाश अवशोषित कर लेते हैं, वे प्रकाश अविच्छेदन रोकते हैं, वे सूर्य के प्रकाश को पूर्णतया ठंडा करते हैं, वे संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित करते हैं। बताइएगा। 9वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, श्वेत वस्त्र काले वस्त्रों की अपेक्षा ठंडे होते हैं क्योंकि श्वेत वस्त्र जो होते हैं वो संपूर्ण प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं, जबकि काले वस्त्र जो होते हैं वो प्रकाश के अवशोषक होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। काले वस्त्र क्या होते हैं? काले वस्त्र प्रकाश के अवशोषक होते हैं, ठीक है, अवशोषक होते हैं। इसीलिए काले वस्त्र जो होते हैं वो सफ़ेद वस्त्र की अपेक्षा गर्म रहते हैं और श्वेत वस्त्र कैसे रहते हैं? ठंडे रहते हैं। तो 9वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए, 10वां प्रश्न है हमारा कि निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन कोशिका वृद्धि में सहायक है? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन या अब्सिसिक अम्ल? बताइएगा। सारे के सारे पादप हार्मोन हैं, ये किस काम में आते हैं? तो देखिएगा, ऑक्सिन जो होता है वो शिखर प्रधानता क्या करता है? शिखर प्रधानता। और कोशिका वृद्धि में जो सहायक है वो है जिब्रेलिन,
तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। साइटोकाइनिन जो होता है वो कोशिका विभाजन करता है। क्या करता है बेटा? कोशिका विभाजन करता है। और देखिएगा जो अवशिष्ट अम्ल है यह वृद्धि को रोकता है। ठीक है, वृद्धि का अवरोधक होता है। सहायक तो जिब्रेलिन है, लेकिन रोकता कौन है? तो डी वाला रोकता है, अवशिष्ट अम्ल रोकता है। तो सही आंसर क्या हो गया? बी ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? बताइएगा। बलरामपुर है, बागपत है, श्रावस्ती है या गौतम बुद्ध नगर है? बताइएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात कितना है, पहले तो आप लोग यही बता दीजिएगा। शिशु लिंगानुपात कितना है? 902 है। कितना है? 902 है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। और सबसे ज़्यादा सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला जिला है बेटा बलरामपुर। कौन सा है? बलरामपुर है, ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए न्यूनतम शिशु लिंगानुपात तो कहाँ का है? न्यूनतम शिशु लिंगानुपात बागपत का है। ठीक है। श्रावस्ती न्यूनतम साक्षरता दर, क्या पूछा जाए? न्यूनतम साक्षरता दर। और गौतम बुद्ध नगर में क्या है बताइएगा? सर्वाधिक साक्षरता दर। सर्वाधिक साक्षरता दर। ठीक है, इसके साथ में ही अगर आपसे पूछ लिया जाए सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला, तब भी गौतम बुद्ध नगर हो जाएगा। याद रखिएगा आप लोग। ठीक है। और बागपत जो है न्यूनतम अनुसूचित जनजाति वाला जिला भी है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। और बलरामपुर जो है वो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, क्या है? सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात कहाँ पर है? तो बलरामपुर जिले का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, अगले प्रश्न पर देखते हैं हम लोग। 12वां प्रश्न है हमारा कि विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? महोबा, गोंडा, मैनपुरी या संत कबीर नगर? बताइएगा कहाँ पर स्थित है विजय सागर पक्षी वन्यजीव विहार जो है वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सही आंसर बताइएगा। 12वें प्रश्न का क्या होना चाहिए? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? महोबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महोबा हो जाएगा। ए ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। गोंडा में जो है वो पार्वती अर्गा, ठीक है, पक्षी विहार है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। मैनपुरी में कौन सा है? तो समन पक्षी विहार है। कौन सा है? समन पक्षी विहार है, याद रखिएगा आप लोग। फिर से देख लीजिएगा एक बार आप लोग। इसका तो आंसर महोबा हो जाएगा, ए ऑप्शन। गोंडा में कौन सा है? पार्वती अर्गा है। ठीक है, पार्वती अर्गा पक्षी विहार है। मैनपुरी में कौन सा है बेटा? तो मैनपुरी में समान पक्षी विहार है या समन पक्षी विहार है। और आपका जो संत कबीर नगर है यहाँ पर कौन सा है? तो बखीरा वन्यजीव विहार है। कौन सा हो जाएगा? बखीरा वन्यजीव विहार। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है हमारा कि सूडान के गृह युद्ध में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन कावेरी, ऑपरेशन मैत्री या ऑपरेशन देवी शक्ति? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बताइएगा। और सारे के सारे पढ़ाए हुए हैं तो कोशिश यही करिएगा कि सबके आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, सभी के आंसर बता दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो देखिएगा ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए,
कहाँ से संबंधित था? यूक्रेन से। ऑपरेशन कावेरी जो है वो सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। ऑपरेशन मैत्री, नेपाल में 2019 में भूकंप आया था, तब वहाँ पर सहायता के लिए कौन सा ऑपरेशन मैत्री। और अफ़गानिस्तान में जब तालिबान का शासन आया था तब भारतीयों को वापस निकालने के लिए अफ़गानिस्तान में कौन सा चलाया गया था? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेशन देव शक्ति। इसी के साथ में ऑपरेशन दोस्त, ठीक है, ऑपरेशन दोस्त, तो ये कहाँ पर? तुर्की और सीरिया में, तुर्की और सीरिया में, ठीक है, जो भूकंप प्रभावित थे उनके लिए कौन सा चलाया गया था? तो अभी ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी 13वें प्रश्न का बी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही है, ठीक। 14वां प्रश्न है हमारा कि अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से, वित्त आयोग से, लोक सेवा आयोग से, या निर्वाचन आयोग से? बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। कि अनुच्छेद 324 जो है वो किससे संबंधित है, तो सही आंसर क्या होना चाहिए, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 338 से संबंधित है। वित्त आयोग किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 280 से संबंधित है। लोक सेवा आयोग किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 315 से संबंधित है। और निर्वाचन आयोग से कौन सा संबंधित है बेटा? तो डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 324 से 329 तक क्या है? निर्वाचन का प्रावधान है, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। तो 14वें प्रश्न का तो डी आंसर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15वां प्रश्न है हमारा कि स्मैश और सर्विस शब्द किस खेल से जुड़े हैं? लॉन टेनिस से, क्रिकेट से, वॉलीबॉल से, या बॉक्सिंग से? बताइएगा। 15वें प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? स्मैश और सर्विस शब्द जो है वो किस खेल से जुड़े हुए हैं? तो सही आंसर क्या होगा बेटा? तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, लॉन टेनिस से जुड़े हैं। किससे? लॉन टेनिस से जुड़े हैं। और लॉन टेनिस से एक और शब्द जुड़ा है जिसका नाम है बाली। क्रिकेट से जो है वो कौन सा जुड़ा है? तो याद रखना, एग्रीकल्चरल शॉट, ठीक है, एग्रीकल्चर शॉट। देखिएगा, वही बता रहे हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं। वॉलीबॉल में, तो वॉलीबॉल से एक शब्द जुड़ा है लिब्रो। कौन सा जुड़ा है? लिब्रो जुड़ा है। और बॉक्सिंग से जुड़ा है अपर कट। अब देखिएगा, आप लोग ये मत कहना कि अपर कट जो है वो क्रिकेट से भी जुड़ा है। तो हाँ, बिल्कुल सही है, अपर कट क्रिकेट और वॉलीबॉल दोनों से जुड़ा है, तो दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। लेकिन आप याद रखिएगा, अपर कट जो होता है वो बॉक्सिंग में भी होता है और अपर कट जो है वो क्रिकेट में भी होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो 15वें प्रश्न का सही आंसर आप लोगों का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए, फिर हमारा अगला प्रश्न है कि IBM का फुल फॉर्म क्या है? बताइएगा। और असेंबली भाषा को मशीन भाषा में कौन परिवर्तित करता है, ये भी बताइएगा। कंप्यूटर के 2 प्रश्न हैं, तो देखिएगा IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। तो इंटरनेशनल, क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन किसका नाम होता है फुल? तो ये किसका पूरा नाम है? IBM का है। जो असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको असेंबलर कहते हैं। क्या कहते हैं? असेंबलर कहते हैं, याद रखिएगा, असेंबलर उसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये 2 प्रश्न आप लोगों के कंप्यूटर से रिलेटेड थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। 18वां प्रश्न है जैसे हमारा कि भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होती है? और रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? बताइएगा। तो बताइएगा, भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तेलुगु। किस भाषा को? तेलुगु भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। और विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन हमको किससे प्राप्त होती है? तो बेटा ये भी याद रखना, खरगोश से। किससे प्राप्त होती है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, खरगोश से प्राप्त होती है, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है, तो रोवर्स कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। किससे? फुटबॉल से संबंधित है।
फुटबॉल से और कौन सा खेल संबंधित है? तो एक याद रखिएगा DCM ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी भी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा 20वें प्रश्न का क्या आंसर सही हो जाएगा? फुटबॉल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? सर क्रीक विवाद केंद्र दो देशों के मध्य में है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस महाद्वीप से गुजरती हैं? बताइएगा। तीनों प्रश्नों के सही आंसर क्या होने चाहिए, जल्दी से बताइएगा। पहले तो आप लोग यही बताइएगा कि भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही आंसर क्या होगा जल्दी से? तो दिसंबर 2002 में। कब पारित किया गया? दिसंबर 2002 में पारित किया गया। सर क्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य में है? तो भारत और पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान। अच्छा, इंडिया और पाकिस्तान के मध्य में कौन सी रेखा सीमा बनाती है, ये भी बताइएगा, ठीक है। कौन सी रेखा बनाती है? मैकमोहन रेखा। कौन सी बनाती है? मैकमोहन, वो तो चीन के साथ में है भैया। रेड क्लिफ रेखा, कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य में सीमा बनाती है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं? तो किससे गुजरती हैं बेटा? अफ्रीका महाद्वीप से। किससे गुजरती हैं? अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती हैं, याद रखिएगा। अफ्रीका महाद्वीप को हम लोग क्या कहते हैं? अंध महाद्वीप भी कहते हैं और भविष्य का महाद्वीप भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो 23वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? अफ्रीका महाद्वीप हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, हमारे आज के प्रश्न यहीं तक थे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को प्रश्न जो है वो पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है। इसके साथ में आप लोगों से एक प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम था? बताइएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में वीडियो ख़त्म हो जाने के बाद में बताएंगे, ठीक है। सबसे कम था, इस प्रश्न का आप लोग सही आंसर करिएगा जब वीडियो ख़त्म हो जाए। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में कल रात के 9 बजे। बाकी आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। और ऑफलाइन टेस्ट अगर किसी को देना है तो सोमवार को ऑफलाइन टेस्ट है, तो सभी लोग ज़रूर सम्मिलित हों। बाकी टेस्ट के बाद में उसकी PDF जो है आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर भी मिल जाएगी। तो जो लोग अगर नहीं दे सकते हैं तो वो अपना ऑफलाइन टेस्ट जो है वो PDF निकाल कर उसको भी अच्छे से दे सकते हैं, ठीक है। बाकी हम लोग मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।